वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक टॉपिक हमने फ्री रेडिकल के बारे में बात की थी उस पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में। उसका पार्ट 1 होगा ये। और चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों और भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो कि इसका है पार्ट 1। तो पार्ट 1 हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकैटायन के बारे में जान लेते हैं। द इंटरमीडिएट स्पीसीज विच पजेज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। फिगर को देखिए आप, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है कार्बन का और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बनाता है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे होते हैं। इसके बीच का जो एंगल होगा हर एक बॉन्ड के वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी नॉट सेंटीग्रेड, 120 डिग्री होता है। चलिए अब सेंट्रल एटम का जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि यहाँ पे केवल 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अदर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे आगे। चलिए तो इसके आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो कार्बोकैटायन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, हम लोगों ने फिगर में देख लिया, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से ये कैटायन होता है और कार्बन के ऊपर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ये डायमैग्नेटिक होता है, इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक मीन्स the species or the group don't have any unpaired electron, that means having the only paired electron in an orbital, then this is known as the diamagnetic। मतलब उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, कोई भी ऑर्बिटल ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल में। ये प्रोड्यूस किया जाता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है और सभी इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डेड होते हैं। जैसा कि पिछली बार में हम देखा था, वहाँ पे फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सब के सब क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। sp2 ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है, इसका प्लेनर होता है अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह वर्क करता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह वर्क करता है। ये ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे देखिए 3 ही बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 वैलेंसी है कि ये और ये 3 वैलेंसी प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसा होता है, ट्राईवैलेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो कई सारे प्रोसेस हैं कैसे फॉर्म होता है, तो बारी बारी देखते हैं। पहला मेथड है बाय प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द प्रोटॉन। तो पहला एडिशन हम किस पे करते हैं, एल्कीन पे। जैसे ही एल्कीन पे ये प्रोटॉन ऐड होता है तो ये कार्बोकैटायन यहाँ बनता है कार्बन एटम पे। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। सेम एज लाइक अबव व्हेन द प्रोटॉन इज एडेड टू द एल्काइन। एल्काइन पे जब प्रोटॉन ऐड किया जाता है तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और ROH2 बनाते हैं। जैसे ही ये ROH2 बनता है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसके ऊपर प्लस चार्ज आने का मतलब कि ये थोड़ी अनस्टेबिलिटी शो करने लगता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये ROH2 H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन को जनरेट करता है। अगला प्रोसेस क्या है,
प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल रहे हैं, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होता है और कार्बोकेटायन हमारा यहाँ पे कार्बोनिल वाला कार्बन पे जनरेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला मेथड क्या होता है, बाय द हाइड्रोलिसिस और द आयोनाइजेशन ऑफ हैलाइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे जैसे ही ये हैलाइड ग्रुप है, इस हैलोजन ग्रुप को यहाँ से आयनाइज किया जाता है या निकाला जाता है, तो ये X- के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा एक टर्शरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पे हैलोजन की बात किया हमने हैलाइड का, तो यहाँ पे हैलाइड क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो वहाँ पे उसको आसानी से हैलाइड को ब्रेक करके हाइड्रोलाइज करके या आयनाइज करके कार्बोकेटायन को बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी एमिनेशन ऑफ एमीन्स बाय द नाइट्रस एसिड। एमीन है ये और ये हमारा क्या है, HNO2, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड। जब इसका डी एमिनेशन करना मतलब क्या होता है कि इस नाइट्रोजन को, इस एमीन ग्रुप को इस मॉलिक्यूल से क्या करना है, हमको बाहर निकाल लेना है। तो ये प्रोसेस होता है डीएमिनेशन का। डीएमिनेशन मतलब यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे रिड्यूस नाइट्रस एसिड यूज़ करते हैं, एमीन को ये रिड्यूस करके Rn2+ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये Rn2+ बनता है, देन नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है हमारा कार्बोकेटायन। तो इस तरह से हम यहाँ पे कार्बोकेटायन को जनरेट करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट हमारा ये है, तो डायजोनियम सॉल्ट में से क्लोराइड आयन बाहर निकलता है, तो क्या बनता है यहाँ पे N2+। ये N2+ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, तो गैस के फॉर्म में निकलता है यहाँ पे और हमको यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बना के दे देता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। तो इस तरह से हमारे मेथड हैं जो कि हम कार्बोकेटायन को फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। कोई भी कार्बोकेटायन कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके फॉर्मेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इसका एक फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट फैक्टर है, रेजोनेंस इफेक्ट है, और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप पे, मीन्स कार्बोकेटायन पे। तो कार्बोकेटायन पे कैसे ग्रुप लगे होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दोनों ग्रुप के लगे होने की वजह से डिसाइड करता है कि हमारा वो कार्बोकेटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए बारी बारी देखते हैं इन फैक्टर्स को जो इसको स्टेबलाइज करता है। तो अपने पास क्या है, पहला फैक्टर है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके 3 रूल होते हैं। कौन कौन से, +I ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। +I ग्रुप का मतलब क्या होता है, +I ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब कि वो कार्बोकेटायन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उस पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज़ करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, तो वहाँ पे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देता है। दूसरा क्या है अपना रूल, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I पावर ऑफ द ग्रुप। मतलब जिस +I ग्रुप जो हमारे पास लगा हुआ है उसकी जितनी डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी तो कार्बोकेटायन को उतने अच्छे से वो स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ये कैसा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा क्या है, लार्जर आयंस आर मोर स्टेबल दैन द स्मॉलर आयंस, मीन्स टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्शरी बल्कि है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी लेस बल्कि है, ये लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बल्कीनेस को प्रेफर किया गया है किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं, एक रिलेशन आता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकेटायन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज्ड स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट मीन्स जैसे जैसे चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, या फिर हम कह लें जैसे जैसे चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या दूसरी तरह से जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल आएगा हमारे पास। हमने टर्शरी को देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, अब टर्शरी में भी देखते हैं बल्कीनेस का एग्जाम्पल। टर्शरी तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये क्या है, इन तीनों में लिस्ट स्टेबल है। क्यों,
क्योंकि बल्कीनेस को प्रेफर किया गया है, लार्जर ग्रुप विल बी द मोर स्टेबल। तो ये इसमें देखिए ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, देन इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा फैक्टर देखते हैं अपने पास जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करता है। तो देख लेते हैं स्टेबिलिटी और उसमें क्या रिलेशन है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, मतलब कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे अपने पास उसमें एक जोड़ देंगे, वो जो वैल्यू आएगा वो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, टर्शरी है यहाँ पे, ये भी टर्शरी है, लेकिन फ़र्क क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस द्वारा बना हुआ है, दोनों टर्शरी हैं बट रेजोनेंस है। तो यहाँ पे टर्शरी है, कार्बोकटान यहाँ पे लगा हुआ है और 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा अपने पास, 10। कितने स्ट्रक्चर होंगे, 10। अब इसका एग्जांपल हम दूसरे देखते हैं, सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में देखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सेकेंडरी में देखते हैं तो यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, 7। वही अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो कितने होंगे अपने पास, केवल 3, तो स्ट्रक्चर कितने होंगे, 4। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन मिला हमको, टर्शरी में कितने मिले, 10, सेकेंडरी में कितने मिले, 7, प्राइमरी में कितने मिले, 4। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का, ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बता सकते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, जो बड़ा फैक्टर है वो क्या है, रेजोनेंस फैक्टर या रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द कटायन जो होता है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ इसका, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, उस कटायन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए हमने बेंजाइल कटायन ले लिया जो कि प्राइमरी है। अब इसका स्टेबिलिटी देखते हैं, जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपेयर किया वैसे ही हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस में भी कंपेयर करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो रेजोनेंस की बात करेंगे तो ये हमेशा जाहिर सी बात है कि एराइल में होगा, किसमें, एराइल ग्रुप में। तो एराइल ग्रुप में बात करेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पे बेंजाइल ले लिया, कितने अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कितने रेजोनेंस नंबर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 बॉन्ड हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 4 इक्विवेलेंट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। प्लस चार्ज यहाँ पे है, इसको एकोमोडेट करने के लिए यहाँ का जो बॉन्ड है ये मूव करेगा यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड मूव करेगा ये पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट करने के लिए, तो यहाँ पे जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरह से बनते बनते हमारे पास कितने आएंगे, 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगला है अपना सेकेंडरी। प्राइमरी की बात हमने कर लिया, 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। सेकेंडरी की बात करेंगे तो जैसे 4 इधर से बने थे, 4 इधर से बने थे, लेकिन 4 4 8 नहीं बनेंगे, यहाँ पे कोई एक तो फ्यूज हो जाएगा ना। तो वहाँ पे क्या बनते हैं अपने पास, केवल 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सेकेंडरी में अपने पास कितने बनते हैं, 7। प्राइमरी में कितने बने थे, 4। अब देख लेते हैं हम लोग टर्शरी में कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। टर्शरी की बात किया जाए तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 10 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे, 10 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी की बात में क्या कर देंगे, टर्शरी में कितने बन गए, 10, सेकेंडरी में 7, प्राइमरी में 4। लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन, टर्शरी विल बी मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी दैन द प्राइमरी। तो इस तरह से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को लगा के देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स। जो भी ग्रुप्स हमारे कार्बोकैटायन ग्रुप पे लगे होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास ये तो कार्बोकैटायन ग्रुप हो गया। इसके बाद इस
के ऊपर या तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। कौन सा ग्रुप लगा होता है, तो यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से लग सकते हैं, तो यहाँ पे पहला केस बनता है -i माइनस आर ग्रुप, +i प्लस आर ग्रुप, -i प्लस आर ग्रुप। मतलब क्या होता है, -i मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -r इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस बाय इंडक्टिव इफेक्ट, +i इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +r इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय इंडक्टिव, +r इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 केस बन जाते हैं ग्रुप को लेके। तो इन सारे के बारे में एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला केस जो हमारा बनता है क्या होता है, -i माइनस आर ग्रुप। फॉर एग्जांपल नाइट्रो, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर निकाल लेगा। कहाँ से, किसी भी ग्रुप में रेजोनेंस में बेंजीन रिंग पे लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। मतलब क्या होता है इसका, इट इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज। और हमने ऊपर रिलेशन देखा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकैटायन, हेंस इट ओवरऑल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, स्टेबिलिटी घट गई। अब इस नाइट्रो ग्रुप को हम इस 5 पोजीशन में से कहीं भी लगा दें, ये केवल इसको डिस्टेबलाइज करेगा, कार्बन को स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हो जाता है। अब उसके आगे चलते हैं, दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2 क्या होता है, +i एंड +r ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप। इसमें क्या हुआ, टाइप ऑफ ग्रुप डिक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द कार्बोकैटायन एंड हेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। चार्ज डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है, इस पे हमने ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी, इस 5 जगहों से कहीं भी लगाया तो ये क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। कैसे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो इस तरह से क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। चलिए अगला केस देखते हैं हम लोग यहाँ पे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होता है, केस नंबर 3 में अपना -i और +r ग्रुप, -i और +r ग्रुप। इसमें क्या होता है, OCH3OH, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर हमारे लोन पेयर भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक -i मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस के थ्रू इस लोन पेयर को वहाँ पे डोनेट करेगा। यही होता है -i इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकैटायन एंड डिस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। ठीक है, मतलब कि -i से तो ये कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। कैसे, -i से ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करता है, लेकिन +r इफेक्ट डिक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोकैटायन बट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑफ द कार्बोकैटायन। दोनों इफेक्ट हैं यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है इन दोनों को लगाने से, रिजल्ट जो अपने पास आता है, here in this case resonance effect plus R will be the primary effect, hence overall type of group stabilize the कार्बोकैटायन। इस तरह का ग्रुप जो होता है ओवरऑल हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब -i एंड +r ग्रुप हमारी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह से हम सारे केसेस को देख लिए। अब इसका एडवांस लेवल हम थोड़ा अगली क्लास में चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी लेके मैं आऊँगा, और तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करिए ताकि बहुत से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।